तो हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लिंकिंग लॉज के इस धमाकेदार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना उमाकांत टीडी पुरोहित और आज के हमारे इस हरियाणा एडीए का एग्जामिनेशन के लिए इस स्पेशल सीरीज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के इस एक सेशन के अंदर, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, साल 2025-26 का जितना भी करंट अफेयर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये इस सेशन के अंदर मैं यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, पिछले एक साल भर का नेशनल लेवल का जितना भी साइंस एंड टेक है, ये सारा का सारा हम आज इस एक ही सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सीरीज के अंदर देखिए, अभी तक हम लोगों ने स्पोर्ट्स का जो सेगमेंट है इसे डील कर लिया है। हमने अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट्स जो हैं इन्हें भी डील कर लिया है, राइट। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए, हम यहाँ पर जो है कि अलग-अलग चीज़ें जो है, अलग-अलग जो अपने करंट अफेयर्स हैं, उन्हें हम यहाँ पर कवर करते हुए रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। वीडियो कैसा लगा एंड तक ज़रूर से देखिएगा। इस बार हरियाणा एग्ज़ाम का बेड़ा पार हमें करा करके ही मानना है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन्स आपको दिखाता रहूँगा, क्वेश्चन के साथ-साथ में ही, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, के साथ में ही मैं आपको क्लास में जो है वो से भी बताता रहूँगा कि ये टॉपिक है, ये है। जैसे कि ये चाइना का चांगई 7 मिशन जो है, it has achieved a major breakthrough by successfully demonstrating the extraction and analysis of what from the moon's south pole region। चीन के चांगई 7 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र से इसके निष्कर्षण एवं विश्लेषण का सफल प्रदर्शन किया। हीलियम 3, ल्यूनार सोलर सॉइल मिनरल्स, वाटर मॉलिक्यूल और मीथेन गैस। चाइना का ये जो चांग ई मिशन है, ये अभी बहुत चर्चा में बना हुआ है। और इसने यहाँ पर क्या किया है, तो इसको लेकर के यहाँ पर बात की गई है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि अभी हाल ही में 8 जून 2026 को ही चाइना का जो नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, सीएनएसए, इस सीएनएसए ने अनाउंस किया है अ मेजर माइलस्टोन इन लूनार एक्सप्लोरेशन थ्रू इट्स चांगई 7 मिशन। ये मिशन ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है क्या, एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम मून्स साउथ पोल रीजन। तो चंद्रमा है, इसका जो साउथ पोल रीजन है, वहां से वाटर मॉलिक्यूल इन्होंने एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन का जवाब तो वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। दोस्तों, ये सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड द यूटिलाइजेशन ऑफ लूनार रिसोर्सेज। आगे जाकर के ये वाकई में बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। चांग ई 7 मिशन कहाँ का है, किसका है? चाइना का है। नाम से आंग 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 आ रहा है ना, चाइना। ठीक है। इस मिशन का एम है कि डायरेक्टली डिटेक्ट कर ले क्या, और मैपिंग भी कर ले वाटर आइस डिपॉजिट्स की। क्या करना है इसको? डिटेक्ट एंड मैप वाटर आइस डिपॉजिट्स को ये चेक करना है कि भैया अपने चंद्रमा पर जो पानी वानी है वो काम कोम आता है कि नहीं आता है। ओके दोस्तों, कहां पर कहां पर चेक करेंगे, तो जो परमानेंटली शेडोड क्रेटर्स है नियर द मून साउथ पोल, वहां पर ये चेक करेंगे, इंक्लूडिंग द शेक्लॉन क्रेटर। ये मिशन इंक्लूड करता है ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, रिले सैटेलाइट और एक फ्लाइंग मिनी प्रोब, जिसको डिजाइन किया गया है टू एक्सप्लोर डीप क्रेटर्स दैट नेवर रिसीव सनलाइट। वहां पर जाकर के ये चेक करेगा, जहां पर अभी तक सनलाइट नहीं पहुंची है, कि वहां पर जो बर्फ जमी हुई है, वहां का जो पानी है, वो हमारे कितना काम आता है, वो हमारे लिए काम का है या नहीं है, वो ये यहाँ पर चेक करेगा। कौन सा मिशन? चाइना का चांग ई 7 मिशन। देखो, मैंने यहाँ पर एक इंफोग्राफिक आपके लिए लेकर के आया हूँ। चाइना का चांग ई 7 मिशन का क्या ब्रेक थ्रू है? वाटर मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मून साउथ पोल। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करके लाए हैं ये मून के साउथ पोल से। मिशन का नाम क्या है? चांग ई 7। एजेंसी कौन सी थी? तो चाइना की नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी जो थी, ये इसमें यहाँ पर काम कर रही है, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है इसका डिटेक्ट करना है और एनालाइज करना है वाटर आइस डिपॉजिट एट द मून साउथ पोल। ठीक है सर। और की टारगेट क्या है? शेकलटॉन जो क्रेटर है, जो कि परमानेंटली शेडोड क्रेटर है, जहां पर कोई आपके धूप पहुंचती नहीं है, वहां की यहाँ वहां पर जाकर के देखेगा कि भाई वहां का पानी वानी जो बर्फ जमी हुई है वो काम की है कि नहीं है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों? तो ये सपोर्ट करता है फ्यूचर लूनार बेसिस को
और वाटर को फॉर लाइफ सपोर्ट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल प्रोडक्शन। क्या है? सपोर्ट फ्यूचर ल्यूनार बेस, वाटर फॉर लाइफ सपोर्ट और ऑक्सीजन और फ्यूल प्रोडक्शन। इनके ऊपर ये ज्यादा फोकस यहाँ पर करता है। ऑलराइट, समझ गए? चलिए दोस्तों, एक और टॉपिक देखते हैं। भारत का पहला इंडिजीनियस हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन विल ऑपरेट ऑन विच रेलवे सेक्शन? भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रेलवे खंड पर संचालित की जाएगी? दिल्ली मेरठ, मुंबई पुणे, जिंद सोनीपत हरियाणा या फिर जयपुर अजमेर? कहां पर चलाई जा रही है भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन? तो दोस्तों, ये हमारा दूध दही का खाना थे अपना राज्य हरियाणा, हमारे जिंद सोनीपत का जो रूट है, यहाँ पर देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जिंद से सोनीपत के बीच में चलाई जाएगी। अब अपना एग्जाम ही हरियाणा एडीए का है और ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे क्या? बताओ। इंडियन रेलवे ने अप्रूव कर दिया है रोल आउट ऑफ कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन पावर ट्रेन सेट। भारत में ही बना हुआ पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन सेट जो है, इसके बारे में इंडियन रेलवे ने अप्रूव कर दिया है कि ठीक है भैया, इसको हम लोग चलाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों, इसके बारे में देखो, ये कहां पर चलेगा? जिंद से सोनीपत सेक्शन के बीच में। मेन टारगेट क्या है? जीरो एमिशन, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन मोबिलिटी यहां पर मेन फोकस है। क्लीन एनर्जी रहेगी, पावर्ड बाय हाइड्रोजन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और इंडिजीनियस इनोवेशन है, स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत इन ग्रीन टेक्नोलॉजी, अ ग्रीनर टुमारो अ स्ट्रॉन्गर इंडिया। ये यहाँ पर मेन इसका फोकस है। राइट दोस्तों, ये देखो हाइड्रोजन फ्यूल सेल, आजकल भैया कुछ भी जनरेट कर सकते हैं हम लोग, नहीं? तो ये देखो, एडवांस टेक्नोलॉजी, सेफ रिलायबल एंड एफिशिएंट फॉर अ सस्टेनेबल रेल नेटवर्क, बिल्डिंग अ क्लीनर एंड ग्रीन इंडिया। और फ्यूचर है ये मोबिलिटी, हाइड्रोजन फॉर अ बेटर टुमारो। ये वाकई में एक बड़ा बिग ब्रेक थ्रू होने वाला है। अगर आने वाले समय में हमारी सारी ट्रेन्स अगर से चलने लग गई तो फिर भैया एमिशन हमारे बहुत कम हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, हमारे देश के अंदर तो अब जो इंजन चलते हैं रेल के, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी से तो चलते हैं, पर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वो जो थर्मल पावर प्लांट्स है, वहां पर कोयला जलता है। ठीक है, खाली सारी रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं बन रही है। जो अपना थर्मल पावर प्लांट्स है, वहां पर कोयला जल रहा है, उससे वो बिजली जनरेट हो रही है और उससे हम लोग ये चला रहे हैं ट्रेन्स। तो अगर हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल से चलने लग गई तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब ये दोस्तों, जो भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाई जा रही है, इसमें क्या करेंगे कि ये 10 कार पैसेंजर ट्रेन सेट है, इसमें 1200 किलोवाट हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम लगेगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड, अभी ये टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही है ना, तो 75 किलोमीटर पर हार की इसकी स्पीड रखेंगे। जीरो कार्बन है, सिर्फ पानी की भाप और गर्मी रिलीज होने वाली है। तो मतलब बढ़िया बात है यार, ये तो रिफ्यूलिंग हब भी बनाया गया है, इंडिजीनियस हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग फैसिलिटी सेटअप की गई है जिंद स्टेशन के अंदर। हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर विटेक्टर सब है, फ्लेम सेंसर है, 24/7 मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो ऐसा नहीं है कि खाली ऐसे ही चला करके छोड़ दिया है, पूरा इसमें साजो सामान की व्यवस्था रखी गई है। फिर इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड एन एडवांस्ड अग्नि मिसाइल इक्विप्ड विद विच एडवांस टेक्नोलॉजी ऑन 8 मई 2026। भारत ने 8 मई 2026 को उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किस उन्नत तकनीक के साथ में किया है? हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। ये जो भारत ने हाल ही में एडवांस अग्नि मिसाइल टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग की है, ये कौन सी मिसाइल कैपेबिलिटी है? तो दोस्तों, ये है मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, MIRV। राइट। अब दोस्तों, ये MIRV टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें हैं, तो ये भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है? तो ये मल्टीपल टारगेट एंगेजमेंट कर सकती है। देखो यहाँ पर इस इंफोग्राफिक से समझिए आप, से अपना काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये क्या करेगी? एक ही मिसाइल मल्टीपल टारगेट्स को अटैक कर सकती है। समझ रहे हो? एक मिसाइल, ये देखो 1 2 3, तीनों को बूम 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 एक साथ में। फिर इनहेंस्ड डेटरेंस कैपेबिलिटी है इसकी। फिर दोस्तों, स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन है ये भारत के लिए। और वैसे भी अग्नि 5 मिसाइल हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये इसका एक तरीके से एडवांस वर्जन हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं।
और इसके बारे में मैं आपको अगर और बताता हूँ, तो सबसे पहले तो इसकी टेस्टिंग कहाँ पर हुई है, अगर कोई अपने से ये भी पूछ ले, तो दोस्तों इसकी टेस्टिंग हुई है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर। और ये एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पर है? ये है ओडिशा के अंदर। कहाँ पर है? ओडिशा में ये एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है। ठीक है? ये दोस्तों मिसाइल कैरी करती है मल्टीपल पेलोड्स एम्ड एट डिफरेंट टारगेट अक्रॉस द इंडियन ओशन रीजन। ठीक है? ये मिसाइल क्या करती है? ये मिसाइल कैरी करती है मल्टीपल पेलोड्स को, जिनका एम है एट डिफरेंट टारगेट अक्रॉस द इंडियन ओशन। ठीक है? यहाँ पर इसमें ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, ग्राउंड स्टेशंस और शिप मॉनिटर द एंटायर फ्लाइट, और सारे मिशन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इसके पूरे चेक वेक भी किए गए, सक्सेसफुली अचीव हुआ है। तो ये भैया डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई मिसाइल है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई मिसाइल है। अब आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर ये बताएंगे कि डीआरडीओ के वर्तमान में कौन है? हु इज हेडिंग डीआरडीओ? दोस्तों यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। ये दोस्तों अलाउ करती है एक मिसाइल को टू कैरी सेवरल वॉर हेड्स दैट कैन हिट डिफरेंट टारगेट इंडिपेंडेंटली। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है? एक मिसाइल कई सारे जो है वो वॉर हेड्स एक साथ में लेकर के चली जाएगी, और ये अलग अलग टारगेट्स को अलग अलग वार बम बम बम, एक मिसाइल जाएगी 3 जगह पर बूम 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 करके आ जाएगी। बस यही मेन टेक्नोलॉजी है। ठीक है दोस्तों, अग्नि 5 मैं आपको बोल ही चुका हूं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 5000 प्लस किलोमीटर इसकी रेंज है, और अब ये MIRV कैपेबल भी हो चुकी है। एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। मिशन दृष्टि लॉन्च इन मई 2026 इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट टू यूज विच टेक्नोलॉजी? मई 2026 में लॉन्च किया गया मिशन दृष्टि विश्व का पहला उपग्रह है जो किस तकनीक का उपयोग करता है? लाइडार इमेजिंग, हाइपोस्पेक्ट्रल इमेजिंग, ऑप्टोसार ऑप्टिकल पर सिंथेटिक एपर्चर रडार, और क्वांटम इमेजिंग। तो दोस्तों ये पहली बार ऑप्टोसार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों इंडियन स्पेस स्टार्टअप है गैलेक्सी आई। कौन सा? गैलेक्स आई। कौन सा स्टार्टअप है? गैलेक्स आई। आई वुड हाईली रिकमेंड आप नोट करिए। तो भारत का स्पेस का जो स्टार्टअप है गैलेक्स आई, ये सक्सेसफुली लॉन्च कर रहा है मिशन दृष्टि ऑन 3 मई 2026। ठीक है, 3 मई 2026 को इन्होंने ये मिशन को लॉन्च किया था। ये क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड का पहला ऑप्टो एसएआर सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्पेस एक्स, जो अपने इलॉन मस्क अंकल की कंपनी है, का जो फाल्कन 9 रॉकेट है, इसके द्वारा इन्होंने भेजा है। ये दोस्तों 190 केजी का सैटेलाइट है, जो कि भारत का लार्जेस्ट प्राइवेटली बिल्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन स्पेसक्राफ्ट है। क्या है? भारत का, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेटली बिल्ट क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन स्पेसक्राफ्ट है। ओके, combining optical and radar sensors to deliver all weather day and night imagery। अब ये मिशन दृष्टि क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। दोस्तों यहाँ पर मिशन दृष्टि जो है ये मई में किया गया था। स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट कैलिफोर्निया से भेजा गया था। तो बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप गैलेक्स आई जो है, गैलेक्स आई स्पेस सॉल्यूशन, जो कि आईआईटी मद्रास के एलुमनस हैं, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये सैटेलाइट 190 केजी का सैटेलाइट है, और भारत का लार्जेस्ट प्राइवेटली बिल्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये सन सिंक्रोनस जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहां पर, यानी कि 500 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के और ऑब्जर्वेशन करेगा। इसमें ऑन बोर्ड एआई है विद एनवीडिया जेटसन ओरियन चिप फॉर रियल टाइम एनालिसिस। ये दोस्तों, अब ये यहाँ पर जो शब्द का नाम आया है ऑप्टो एसएआर, ऑप्टिकल प्लस सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये क्या होता है? तो ये ऑप्टिकल इमेजिंग क्या करती है? क्लियर फोटो लाइक इमेजेस मिलती है, पर ये फेल हो जाती है क्लाउडी और डार्क कंडीशन में।
वहीं पर एसएआर इमेजिंग क्या होती है, ये काम करती है डे और नाइट थ्रू आउट क्लाउड। भले ही क्लाउड हो चाहे कुछ भी हो, ये काम करती रहेगी। पर ये क्या करती है, कोर्स हार्डर टू इंटरप्रेट डेटा भेजती है। तो ऑप्टो एसएआर दोनों को मिला लिया, तो ये जो दृष्टि सैटेलाइट है, ये दोनों ही सेंसर को मिला करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ गई। इसमें क्या है कि ये डेटा कैप्चर करके फिर इसको साइमल्टेनियसली फ्यूज कर देगी रियल टाइम के अंदर। तो इससे हमारे को क्या है कि 3 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है बाकी ट्रेडिशनल सैटेलाइट से, और शार्पर और एनालिसिस रेडी डेटा सेट इसमें हमें मिलेगा। तो ये काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट है, व्हाई इज द आर्टेमिस 2 मिशन कंसिडर्ड हिस्टोरिक। आर्टेमिस 2 मिशन को ऐसा क्या है इसमें कि इसको ऐतिहासिक माना जा रहा है। इट इज द फर्स्ट ह्यूमन मिशन टू मार्स, इट इज द फर्स्ट स्पेस स्टेशन मिशन आफ्टर आईएसएस, इट इज द फर्स्ट क्रूड लूनार मिशन सिंस अपोलो 17 एंड इट इज द फर्स्ट मिशन टू लैंड ह्यूमंस ऑन द मून। ऑप्शन नंबर सी, इट इज द फर्स्ट क्रूड लूनार मिशन सिंस अपोलो 17। आर्टेमिस 2 दोस्तों हिस्टोरिक मिशन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 4 एस्ट्रोनॉट्स 4 एस्ट्रोनॉट सक्सेसफुली ट्रेवल किए हैं अराउंड द मून। ठीक है, और वापस पृथ्वी पर भी आ गए हैं। ये दोस्तों अपोलो 17 के बाद में पहला क्रूड मिशन है। ये स्पेसक्राफ्ट रीच किया है रिकॉर्ड डिस्टेंस ऑफ 2,52,756 माइल्स फ्रॉम अर्थ। अपोलो 13 को भी ये सरपास कर गया है। एस्ट्रोनॉट परफॉर्म्ड अ ल्यूनार फ्लाईबाई, ऑब्जर्व द मून्स फार साइड एंड टेस्टेड क्रिटिकल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, क्लियर। आर्टेमिस 2 बेसिकली एक मेजर स्टेप है टुवर्ड फ्यूचर मून लैंडिंग्स एंड इवेंचुअल ह्यूमन मिशन टू मार्स। ये देखिए, फर्स्ट क्रूड टेस्ट फ्लाइट टू द मून सिंस अपोलो। अपोलो के बाद में फर्स्ट क्रूड टेस्ट फ्लाइट है मून के लिए, राइट। तो इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो और एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो 39 बी कैनेडी स्पेस सेंटर से लिफ्ट ऑफ हुए हैं। इसके बाद में जेटिसन सॉलिड रॉकेट बूस्टर, फेरिंग लॉन्च अबोर्ड सिस्टम, ये सब इसमें लगे हुए हैं। और ये देखिए कुछ ऐसे जो है वो अपनी यात्रा शुरुआत कर रहा है। ये देखो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पर ऐसे मूव किया इसने, फिर ऐसे पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए 5 6, ये रहा देखो प्रॉक्स ऑफ डेमोस्ट्रेशन, फिर 7 आईसीपीएस अर्थ डिस्पोजल, फिर ये 8, फिर वापस से घूम करके आया इधर, फिर 9वां, फिर ये यहाँ पर देखिए 10वां स्टेप इसका, यहाँ पर ये देखो कितना सा छोटा सा हो गया है। फिर आगे जा रहा है ये दोस्तों, ये देखिए 10 से फिर यहाँ पर 11 ऑब्जर्वेशन कर रहा है, फिर वापस से अब रिटर्न हो रहा है पृथ्वी की ओर में। ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अब यहाँ से वापस से मूव कर रहा है। ये देखो घूम गया ना यहाँ पर, अब वापस से 12, फिर ये देखिए इधर 13 और फिर ये 14 और वापस 15 हो गया है लैंड। ये कुछ ऐसे, ये जो मिशन है ये काम करने वाला है, ऐसे इसने काम किया है। नासा का ये मिशन है, ध्यान में रखना है अपने को। कहाँ का मिशन है? नासा का मिशन है ये। ऑलराइट दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पीएफबीआर was recently which recently achieved criticality is located at which place। हाल ही में क्रिटिकलिटी प्राप्त करने वाला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पीएफबीआर कहां पर है? तारापुर महाराष्ट्र में, रावत भाटा राजस्थान में, उडनकुलम तमिलनाडु के अंदर और कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर। क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। हाल ही में क्रिटिकलिटी प्राप्त करने वाला ये जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये कहां पर स्थित है? अगर आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, तो दोस्तों ये कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर। दोस्तों भारत ने अचीव कर लिया है एक मेजर माइलस्टोन अपनी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के अंदर, जब हमने हमारे यहाँ पर डेवलप किया हुआ, कहीं और से लेकर के नहीं आए, हमारे यहाँ पर डेवलप किया हुआ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कलपक्कम में क्रिटिकलिटी अटेन कर चुका है। मतलब इट हैज स्टार्टेड अ सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अब चलती रहेगी रिएक्शन। दोस्तों ये यहाँ पर 500 मेगावाट का रिएक्टर है जिसको ऑपरेट किया जा रहा है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआईएल के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल के द्वारा। दोस्तों ये क्रूशियल पार्ट है भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का। किसका है? भारत का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसका ये क्रूशियल पार्ट है। एडवांसिंग द सेकेंड स्टेज एंड पेविंग वे फॉर थोरियम यूटिलाइजेशन इन द थर्ड स्टेज। ये पीएफबीआर जो है अपना प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है, ये प्रोड्यूस कर सकेगा मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स। जितना ये कंज्यूम करेगा उससे ज्यादा फ्यूल बना करके दे देगा।
इसको ब्रीडर रिएक्टर इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग मोर फिसाइल फ्यूल देन इट कंज्यूम्स। यूरेनियम 238 को कन्वर्ट कर रहा है ये प्लूटोनियम 239 में, और जितना ये कंज्यूम करेगा इससे ज्यादा बना रहा है, इसलिए इसको ब्रीडर रिएक्टर बोला जा रहा है। ये जब फुली ऑपरेशनल हो जाएगा तो भारत जो है सेकंड कंट्री बन जाएगा आफ्टर रशिया टू हैव अ कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। बताओ इतनी बड़ी उपलब्धि है तो क्यों नहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। इतनी बड़ी उपलब्धि है ये, समझ रहे हो इस बात को? ऑलराइट, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर दोस्तों ये देखिए, ये यहां पर है अपना कलपक्कम का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का फोटोग्राफ आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषिनी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भाषिनी? भारत होस्टिंग एआई सिस्टम, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, भारत एआई नेटवर्क इनिशिएटिव और बेसिक ह्यूमन एआई सिस्टम। भाषिनी क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर ये है। ठीक है दोस्तों, तो भाषिनी है बेसिकली भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। वैसे तो इस क्वेश्चन का यहां पर करेक्ट आंसर होने वाला है, बट के बारे में अगर मैं आपको और बताऊं तो भाषिनी जो है भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, ये इनेबल करता है अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस एआई मॉडल। इसमें ओपन सोर्स जो सर्वर मॉडल है वो भी अब इसमें काम कर रहा है। व्हाट इज दिस दोस्तों? तो ये भारत की जो पॉपुलेशन स्केल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, इसको बिल्ड करने में और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएगा। ये भाषिनी को बनाया है और काम कर रहे हैं इसके ऊपर माइती मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भाषी बेसिकली ये नेशनल हब है फॉर लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। ये भारत का जो पहला वेंडर और क्लाउड एग्नोस्टिक एआई सोवरेन क्लाउड है, इसके ऊपर ये बेस होकर के चलता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर? कि लैंग्वेजेस की प्रोसेसिंग के लिए भाषिनी बनाया गया है। ये देखो यहाँ पर अपने पास में इमेज है, देखो भाषादान डेटा सेट, फिर R&D, फिर स्टार्टअप इंडस्ट्री के प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह है जो है, ये इससे काम में लिए जा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, एडीसी 150 क्या है? एडीसी 150 क्या है? व्हाट इज एडीसी 150? मिसाइल सिस्टम है, राडार सिस्टम है, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है, या फिर सबमरीन है? तो दोस्तों ये एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है एडीसी 150। ये इमेज आपको मेरे पीछे दिख रही है, ये है एडीसी 150। दोस्तों रिसेंटली डीआरडीओ और इनके साथ में ही हमारी जो इंडियन नेवी है, डीआरडीओ और इंडियन नेवी, क्या कह रहे हो? अभी तक आपने वो लिखा नहीं डीआरडीओ के चीफ कौन है कमेंट सेक्शन में? अरे क्या कर रहे हो फिर? ये तो आपको पता होना ही चाहिए। लिखो अगर नहीं लिखा है अभी तक तो फटाफट, डीआरडीओ के चीफ कौन है कमेंट सेक्शन में लिखो अभी के अभी। हाँ अभी लिखना है, बाद में नहीं। हेलो, सुना नहीं है? अभी लिखना है डीआरडीओ के चीफ कौन है। और जब डीआरडीओ के चीफ लिख ही रहे हो तो फटाफट से अपने अपॉइंटमेंट वाली क्लास का रिवीजन कर लो, और भारत के सीडीएस वर्तमान में कौन है नाम लिख दो, और आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ कौन है उनके भी नाम कमेंट सेक्शन में लिखो। हाँ आपको ही कह रहा हूं मैं, आपको ही। हाँ आपको ही, लिखो अभी के अभी लिखो। चलो वापस से एडीसी 150 पे आता हूं। एडीसी 150 क्या है? इसकी 4 सक्सेसफुल इन फ्लाइट रिलीज ट्रायल अभी रिसेंट, ठीक है, गोवा कोस्ट के ऊपर। ये एडीसी 150 बेसिकली इसको डिजाइन किया गया है कि ये 150 केजी तक का जो पे लोड है वो ये लेकर के जा सकता है। जैसे कि कोई क्रिटिकल स्टोर इक्विपमेंट मेडिकल एड वगैरह है, नेवल शिप को देना है जो कि कोस्ट से बहुत दूर है, तो यहाँ पर ये सक्सेसफुल ट्रायल डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है सिस्टम की कैपेबिलिटी अंडर वेरियस एक्सट्रीम। एडीसी 150 सिस्टम एक्सपेक्टेड है कि इंडियन नेवी में जल्द ही इसको ले लिया जाएगा, जैसे कि ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स और इमरजेंसी रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी ओपन सीज के अंदर भारत की पहले की तुलना में और यहाँ पर बढ़ जाएगी। ऑलराइट, चलो, और गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान मिशन इज रिलेटेड टू सैटेलाइट लॉन्च, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मिसाइल डेवलपमेंट और स्पेस टूरिज्म। तो दोस्तों भारत का गगनयान मिशन जो है वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। गगनयान को क्या करना है, यहाँ पर इसरो का टारगेट है कि भैया हम, इससे पहले हमारे भारत के लोग गए हैं जैसे कि कैप्टन राकेश शर्मा गए हैं,
फिर अभी रिसेंटली एक्सॉम 4 मिशन जो नासा का था, इसके अंदर हमारे सुधांशु शुक्ला जी गए हैं। पर आज तक इसरो ने ऐसा मिशन नहीं बनाया जिसमें ह्यूमन्स को अंतरिक्ष में भेजा जाए, राइट? तो अब इसीलिए इसके ऊपर जो है इसरो काम कर रहा है इतने समय से गगनयान मिशन पर। दोस्तों, यहाँ पर अभी रिसेंटली क्या है कि इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग की गई थी। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो ये है रोग पैरासूट सिस्टम का, कि अभी रिसेंटली टेस्टिंग की गई, ठीक है? डीआरडीओ के द्वारा रेल टेक रॉकेट स्लेट फैसिलिटी है, यहाँ पर इसकी की है। ये ड्रोग पैराशूट बेसिकली एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है क्रू का जो मॉड्यूल डेक्लेरेशन सिस्टम होता है, डिसेलेरेशन सिस्टम होता है, के लिए डिजाइन टू स्टेबलाइज एंड शोल डाउन द स्पेसक्राफ्ट बिफोर द डिप्लॉयमेंट ऑफ द मेन पैराशूट। वापस आएगा ना तो उतनी तेजी से नहीं गिरे कि सारा समाप्त ही हो जाए। तो इसके लिए ये ड्रोग पैराशूट की टेस्टिंग की जा रही है। ओके, वन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है हमारा गगनयान। ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। एक्सियोम 4 मिशन सुधांशु शुक्ला, ये भी नहीं भूलना है, ये इसमें आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई इम्पैक्ट समिट 2026 अपना कहां पर आयोजित किया गया था? मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली और हैदराबाद। तो दोस्तों ये नई दिल्ली में अपना जो भारत मंडपम है, जो भारत की जब अध्यक्षता, भारत के पास में जब G20 की अध्यक्षता थी, इस समय पर जो पहले प्रगति मैदान हुआ करता था, अब इसको डेवलप करके भारत मंडपम बनाया गया। भारत मंडपम में G20 समिट हुई तब बनाया गया ना, तो वहां पर वो समिट वमिट हुई थी। अब ये बढ़िया एग्जीबिशन सेंटर जैसा है, तो यहाँ पर क्या है कि एआई इम्पैक्ट समिट जो है ये आयोजित की। ऑलराइट दोस्तों, इसका कोर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये था कि इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट हो, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, इक्विटेबल प्रोग्रेस हो और पॉलिसी और गवर्नेंस के क्षेत्र में भी आगे रहे। तो यहाँ पर क्या है कि कई सारे हेड ऑफ स्टेट, मिनिस्टर, सीईओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लोग, सुंदर पिचाई गूगल वाले जो हैं, बिल गेट्स, सैम अल्टमैन, चैट जीपीटी वाले, ये सब बड़े बड़े लोग जो हैं इसमें आए हुए थे। ठीक है दोस्तों, और 700 से ज्यादा सेशन इसमें किए गए थे, जिसमें कवरिंग एआई इन हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नेंस, एथिक्स, इंडस्ट्री, सब एआई 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 के ऊपर सारा का सारा फोकस इसमें किया गया था। फिर एक और क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनआरआई 2025? तो दोस्तों 40, 45, 50, 55 भारत की रैंकिंग इसमें 45वीं रैंक पर रही है। इसके बारे में अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ, तो भारत ने नोटेबल प्रोग्रेस अचीव की है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में, क्लाइंबिंग 4 प्लेसेस टू रैंक 45th। पहले कितनी थी? 49 थी, अब 4 स्थान आगे बढ़ गए हैं अमंग 127 इकोनॉमीज। 127 में से 45वीं रैंक है। ठीक है, क्लियर? ये दोस्तों इंडेक्स इवेलुएट करती है कंट्रीज को अक्रॉस 4 पिलर, 4 पिलर के ऊपर ये टेस्टिंग करती है। इसमें सबसे पहला आता है टेक्नोलॉजी, ठीक है? दूसरा आता है पीपल, तीसरा आता है गवर्नेंस और चौथा आता है इम्पैक्ट। ये 4 जो एरिया है इनके ऊपर टेस्टिंग की जाती है। इसमें 53 टोटल कितने? 53 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ठीक है, इसलिए टू मेजर हाउ इफेक्टिवली इकोनॉमीज लेवरेज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये चेक करने के लिए कि जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल विकास में कितना करती है। भारत का ओवरऑल स्कोर जो है वो पहले की तुलना है। भारत ने टॉप ग्लोबल रैंकिंग कई सारे की एरियाज में प्राप्त की है, जिसमें आपके एनुअल इन्वेस्ट, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, एआई साइंटिफिक पब्लिकेशन, आईसीटी सर्विसेज, एक्सपोर्ट, ई कॉमर्स लेजिस्लेशन, सब के अंदर फोकस किया गया है। भारत टॉप 10 के अंदर आ रहा है। वहीं पर जो एफटीटीएच है, फाइबर टू द होम और बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन, डोमेस्टिक मोबाइल ब्रॉडबैंड ट्रैफिक, इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ, इनके अंदर भारत दूसरे नंबर पर आया। वहीं पर डोमेस्टिक मार्केट स्केल और इनकम इन इक्वालिटी के अंदर भारत दूसरे नंबर पर आया है। ओवरऑल अपने यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़िया चल रही है, ये इसमें यहाँ पर बताया गया है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किसने किया है? हु सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड एसएफडीआर टेक्नोलॉजी? इसरो, डीआरडीओ, एचएएल और बीईएल। तो दोस्तों डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है इस एसएफडीआर मिसाइल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का। कहां पर? ओडिशा के चांदीपुर सी बीच। ये कहां पर है? तो ये है ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और दोस्तों इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ का जो बीच है ना, इस बीच पर आप लिटरली समुद्र के ऊपर चल सकते हो। यस, यहाँ पर पानी जो है वो दिन के अंदर बहुत पीछे चला जाता है। यू कैन लिटरली वॉक ऑन द सी बेड। वहां पर आपको स्टारफिश वगैरह किनारे पर ही मिल जाएगी। किनारे पर क्या, आप जब अंदर जाओगे बहुत पीछे पानी चला जाता है। आई पर्सनली सीन इट और काफी अलग नजारा होता है और यूनिक है। वर्ल्ड में ऐसी फिनोमेना और कहीं पर भी नहीं देखने को, राइट। तो इस एसएफडीआर का वहां पर डीआरडीओ की टेस्टिंग रेंज बनी हुई है, तो वहां पर इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये एसएफडीआर बेसिकली क्या है? तो ये एसएफडीआर है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। क्या है? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी है। और इसको आईटीआर चांदीपुर में इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग की गई ओडिशा कोस्ट में। ये टेस्ट मार्क करता है अ मेजर माइलस्टोन इन इंडियाज मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्लेसेस इंडिया अमंग अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज विद दिस एडवांस प्रोपल्सन कैपेबिलिटी। ये दोस्तों, ये एसएफडीआर टेक्नोलॉजी जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल होने वाली है, उनमें बहुत काम आएगी। क्यों? क्योंकि इससे रेंज बढ़ जाती है, इससे स्पीड बढ़ जाती है और इससे इसकी मैनेवरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो इससे इंडियन आर्म फोर्सेस को एक स्ट्रॉन्ग टैक्टिकल एज मिल जाता है। ओके दोस्तों, तो ये है देखो एसएफडीआर टेक्नोलॉजी, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट एयर टू एयर मिसाइल। ये नोजल, ये कंबस्टर, ये फ्यूल गैस जनरेटर, ये इनटेक और बूम। ऑलराइट, क्या कह रहे हो डीआरडीओ चीफ? अभी तक नहीं पता आपको? अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। बता दोगे? चलो भरोसा है मुझे आप पर, आप बता ही दोगे। आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन की ओर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर, एएससी अर्जुन क्या है? व्हाट इज एएससी अर्जुन? मिसाइल सिस्टम, ह्यूमनाइड रोबोट, सैटेलाइट और ट्रेन इंजन। ये क्या है एएसडीआर? तो ये दोस्तों फोटो से ही पता चल रहा है, फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट है जो कि डिप्लॉय किया गया है, डिप्लॉयड बाय इंडियन रेलवे। कहां पर? वाइजैग, विशाखापट्टनम में। अब सर ये तो बता दो, ह्यूमनाइड रोबोट है। तो दोस्तों भारत ने अपना पहला फर्स्ट भारतीय रेलवे ने अपना पहला फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट एएससी अर्जुन को विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर डिप्लॉय किया है। किसके लिए? पैसेंजर सेफ्टी, सिक्योरिटी और सर्विस डिलीवरी के लिए। ये दोस्तों रोबोट जो है, जो अपनी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है आरपीएफ, इनके साथ में मिलकर के काम करने वाला है, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हैवी पैसेंजर मूवमेंट, reflecting Indian Railways commitment to adopting emerging technologies for improved operational efficiency and public convenience। ये जो रोबोट है, ये क्या करेंगे, इसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, एफआरएस है, इंट्रूजन डिटेक्शन की, एआई बेस्ड क्राउड मॉनिटरिंग है, रियल टाइम अलर्ट जनरेशन है आरपीएफ कंट्रोल रूम के लिए। ये ऑटोमेटेड पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर सकता है इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु के अंदर, क्योंकि विशाखापट्टनम में लगाया गया तो वहां पर तेलुगु बोली जाती है, तो तेलुगु में भी ये दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सेमी ऑटोनॉमस नेविगेशन है, इसमें ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस वगैरह कर सकता है। ऐसे नहीं कि चल रहा है सामने कोई सूटकेस आई तो उसको उड़ा दिया, नहीं, साइड से निकलेगा, ऐसे करके यहाँ पर काम करेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर? चाहिए एक और क्वेश्चन। पीएसएलवी C62 मिशन किससे संबंधित है? पीएसएलवी C62 मिशन इज रिलेटेड टू डिफेंस एक्सरसाइज, सैटेलाइट लॉन्च, रेलवे प्रोजेक्ट और न्यूक्लियर टेस्ट। पीएसएलवी C62 मिशन, EOS-N1 मिशन, ये देखो भैया, श्रीहरिकोटा से इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। तो ये एक जो है अपने सैटेलाइट लॉन्च है, राइट।
पीएसएलवी C62 मिशन जो है, ये 64th फ्लाइट थी भारत का पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल का। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-N1 इसको अन्वेषा बोला गया। क्या बोला गया? अन्वेषा बोला गया। अलोंग विद 14 कमर्शियल पेलोड्स इसको लॉन्च किया गया। द मिशन वाज एग्जीक्यूटेड बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसके द्वारा इस मिशन को एग्जीक्यूट किया गया न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ऑलराइट, याद रखिएगा इसको। NSIL ये इसरो की ही एक और विंग है। दोस्तों यहाँ पर ये 9th डेडिकेटेड कमर्शियल लॉन्च था। स्ट्रेटेजिक सपोर्ट यहाँ पर DRDO का भी था और विच डेवलप द EOS-N1 फॉर हाई प्रिसिजन इमेजिंग। और ये रॉकेट जो है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर के भी कुछ सैटेलाइट्स को लेकर के गया, जिसमें हैदराबाद का जो ध्रुवा स्पेस है इसके भी 7 सैटेलाइट लेकर के गया है। ये भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर में भी ये नेक्स्ट लेवल पर है। अब इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? सर आप हर चीज हमको ही पूछते हो, नहीं सर आपको बता रहे हैं इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट किस देश की कंपनी का है? इंडिया, यूएसए, फ्रांस और जापान। तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए का है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, जिसको रिसेंटली इसरो ने अपने स्पेस मिशन के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है। रिसेंटली क्या हुआ कि इसरो की जो कमर्शियल आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, इसने लॉन्च किया यूएस का AST स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्या है ये? नेटवर्क के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये। ऑलराइट, यस सर। ये सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है। किसका इस्तेमाल किया गया यहाँ पर? LVM-3 रॉकेट का, जो हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। ये इसकी 6 ऑपरेशनल फ्लाइट थी इस पर। इसरो का रिलायबल लॉन्च कैपेबिलिटी को ये मजबूत कर रहा है। ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 बेसिकली क्या है? ये लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो डिप्लॉय किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में, और साथ ही साथ में हैवीएस्ट पेलोड लॉन्च की है बाई LVM-3 फ्रॉम इंडियन सोइल। क्या दोस्तों, ये क्या है? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जैसे वो स्टार लिंक वाले नहीं है कि पूरा ऐसे मतलब खांचा खूंचा बना रखा है पूरे सैटेलाइट्स का इंटरनेट देने के लिए, वैसे ही ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो है ये पार्ट है ग्लोबल लो अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टलेशन का। इसको डिजाइन किया गया है टू इनेबल डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी। सपोर्ट करेगा 4G और 5G कॉल्स को, मैसेजिंग, वीडियो, डेटा सर्विसेज वर्ल्ड वाइड। इसके लिए ये काम यहाँ पर करने वाला है। चलो, फाइटर एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड टेस्ट किसने किया है? हु कंडक्टेड द हाई स्पीड टेस्ट ऑफ फाइटर एस्केप सिस्टम? तो ये DRDO ने इसकी टेस्टिंग की है। ठीक है, ये हाई स्पीड रॉकेट स्लेज टेस्ट है ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम। ये मेजर माइलस्टोन है भारत के इंडिजिनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए। ये दोस्तों इसको टेस्टिंग इसकी की गई है चंडीगढ़ के अंदर रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज फैसिलिटी ऑफ द टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी यहाँ पर इसका सहयोग रहा है। इंडियन एयरफोर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस ऑफिसर, ताकि इसका पूरा ऑब्जर्वेशन किया जा सके। और क्वेश्चन करते हैं, सिम बाइंडिंग रूल्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिम बाइंडिंग रूल्स? इंक्रीज इंटरनेट स्पीड, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ मैसेजिंग एप्स और रिड्यूस टेलीकॉम कॉस्ट और प्रमोट 5G। सिम बाइंडिंग क्या है? तो दोस्तों सिम बाइंडिंग का मेन उद्देश्य ये है कि जो मिसयूज है मैसेजिंग ऐप का, इसको रोका जा सके। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक नई सिक्योरिटी गाइडलाइन जारी की है फॉर मेजर ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, जैसे कि अपना व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सिग्नल, शेयर चैट, जोस, अराताई, जियो चैट, ये सब जो है, इनको कहा है कि भैया आपको क्या करना है कि अब जो सिम है, जिस नंबर पर आपने ये अकाउंट खोला है, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे टेलीग्राम हो, वो सिम उस डिवाइस में होनी चाहिए। नहीं तो ये क्या करते हैं धमकी फिरौती वाले, कि सिम के नंबर जो है वो वही बाहर वाले नंबर ले लेते हैं,
उस पे खाली ओटीपी जाता है, एक बार वेरीफाई करने के लिए वहां से ओटीपी मांग लेते हैं, फिर व्हाट्सएप चलाते हैं। अब वो नंबर है बाहर का, तो ट्रेस वैस कुछ होता नहीं है, तो फिर दिक्कत आती है। तो इसलिए अब कर दिया सरकार ने कि भैया आप जो सिम के ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन किया है ना, वो सिम आपके डिवाइस में होनी चाहिए। ये है सिम माइंडिंग। भाई आप जिस, जैसे ये मेरा फोन है, इस फोन में मैं व्हाट्सएप चलाता हूं ना, तो अब मैं जिस नंबर से व्हाट्सएप चला रहा हूं, वो नंबर जो है, वो सिम मेरे फ़ोन में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो सिम कहीं और पड़ी है, वहाँ से मैंने ओटीपी लेकर के और सीधा व्हाट्सएप चालू कर लिया। अगर ऐसा करूँगा तो अब वो चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है? तो मेन एम क्या है? मिसयूज़ ऑफ टेलीकॉम आइडेंटिफायर को रोकना है और स्ट्रेंथन करना है सिक्योरिटी इन इंडियाज़ डिजिटल कम्युनिकेशन इकोसिस्टम। अब यहाँ पर नए रूल्स में ये कर दिया गया है कि apps must remain continuously linked to the active SIM card in the user's device. ये रोकेगा यूजर्स को फ्रॉम ऑपरेटिंग दीज एप्स आफ्टर द सिम इज रिमूव्ड, डीएक्टिवेटेड और यूज्ड अब्रॉड। ये वो करते थे ना विदेश से नंबर लेकर के, और फिर वो अब काम नहीं चले। क्या ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा या फिर क्यूआर कोड वेरिफिकेशन मांगेगा री लॉगिन के लिए। अब वो सारे प्लेटफॉर्म जो कि इंडियन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर यूजर आइडेंटिफिकेशन, तो 90 दिन के अंदर अंदर ये पूरी रिपोर्ट रिपोर्ट जो है वो कम सौंपनी पड़ेगी, जिससे कि क्या है कि साइबर फ्रॉड को रोका जा सकेगा। फिर कोलोनॉक्स का उपयोग किस बीमारी के इलाज में होता है? कोलोनॉक्स, कैंसर, डायबिटीज, डायबिटिक फुट अल्सर और हार्ट डिजीज। तो दोस्तों, कोलोन एक्स, इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है? तो ये भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग वुंड ड्रेसिंग है कोलोन एक्स। ठीक है, ये डायबिटिक फुट अल्सर के लिए इसको लॉन्च किया गया है। कई बार डायबिटीज में फुट अल्सर हो जाता है, फिर वो भरता नहीं है, तो इसको भरने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग वुंड ड्रेसिंग कोलोनो एक्स जो है, इसको लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों डेवलप किया गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, BARC, इन कोलैबोरेशन विद कोलोनजेसिस प्राइवेट लिमिटेड, इसलिए नाम यहाँ पर कोलो रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसको रिसेंटली DCGI का अप्रूवल मिल चुका है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। दोस्तों यहाँ पर जो है, ये जॉइंटली क्रिएट किया गया है, ठीक है, BARC और कोलोनजेसिस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, इसलिए ये जो है न्यूज़ के अंदर है। तो इसमें क्या होगा कि जो अपना घाव है, ये जल्दी भर जाएगा इसकी ड्रेसिंग से। बस इतनी बात इसमें। फिर साथ ही साथ में इसी दिन जो डिपार्टमेंट ऑफ अपने एटॉमिक एनर्जी है, इन्होंने सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल भी रिलीज किया, नेम्ड फेरो कार्बोनाइट, PARCB140, को डेवलप किया गया था रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सप्लोरेशन और प्रोसेसिंग। रेफरेंस मटेरियल क्या होता है कि भाई कोई चीज कितनी शुद्ध है। कई बार आपको कहते हैं ना कि वो तुम्हारा दोस्त देखो कितना अच्छा है, तो वहां पर रेफरेंस किसका रखा जा रहा है? आपका रखा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि तुम भाई कोई काम के नहीं हो, तुम्हारा दोस्त देखो तुमसे कितना ज्यादा अच्छा है। आप वहां पर रेफरेंस मटेरियल हो। सेम चीज यहाँ पर करने की कोशिश। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर G-SAT-7R क्या है? G-SAT-7R क्या है? CMS-03 क्या है? व्हाट इज G-SAT-7R CMS-03? वेदर सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और स्पाई ड्रोन। तो दोस्तों, G-SAT-7R जो है वो हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, भारत का अब तक का सबसे बड़ा, इंडियाज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है यहाँ पर ये। ठीक है, 4410 kg की का जो है वो टोटल वेट है, और यहाँ पर ये बाहुबली रॉकेट LVM-3M5 का इस्तेमाल कर रहा है। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है? वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। ये दोस्तों भारत में ही बना हुआ सैटेलाइट है, और ये इंडियन नेवी का जो कम्युनिकेशन और मैरीटाइम सर्विलांस है इंडियन ओशन रीजन में, को और ज्यादा मजबूत करेगा। इसको अगले 15 साल के लिए क्या है, अब इसको अगले 15 साल तक के लिए इसको तैयार करके भेजा है। ओके, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। आधार विजन 2032 किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च आधार विजन 2032? तो हमने एक गवर्नमेंट स्कीम वाली जो अपना वीडियो था, उसके अंदर भी मैंने आधार के बारे में आपको पूरा बताया था।
आधार विजन फ्रेमवर्क जो है, अब कौन इसकी अथॉरिटी है, तो यूआईडीआई है। इन्होंने ही आधार विजन 2032 को लॉन्च किया है। ये दोस्तों, ये एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप है टू मेक आधार फ्यूचर रेडी थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस। ठीक है, ये दोस्तों इनिशिएटिव का मेन एम है आधार का सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी और इंक्लूसिवनेस को बढ़ाना, डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी स्टैंडर्ड को रखते हुए। नेक्स्ट आता है गगनयान जीवन मिशन। किस प्रकार का मिशन है गगनयान जीवन? अब गगनयान देखते ही खाली बस कान खड़े कर लेने नहीं है, तो हो ये तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, यहाँ पर आगे देखो G1 भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, गगनयान का जो अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट मिशन है, इसको बोला जाता है G1 मिशन। इसमें क्या करेंगे कि इसमें ना एक व्योम मित्र ह्यूमनाइड को भेजा जाएगा, एक रोबोट को भेजेंगे, ये टेस्ट करने के लिए कि भाई अंतरिक्ष के अंदर कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, क्योंकि अगर जाएंगे तो फिर वहां पर कोई ऑप्शन नहीं बचता है, फिर जान चली जाती है। के लिए पूरी टेस्टिंग वेस्टिंग की जा रही है। तो इसमें क्रू मॉडल, एस्केप सिस्टम, पैरासूट, कम्युनिकेशन सब सिस्टम, ये सब की टेस्टिंग की जाएगी। इसको गगनयान G1 मिशन बोला गया है। ठीक है दोस्तों, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि गगनयान मिशन क्या है। इसके अलावा इसरो के और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि निसार है, कि नासा और इसरो मिलकर के इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का टारगेट है 2028 का। भैया पहले जो है वो फर्स्ट बेस मॉड्यूल भेजेंगे, फिर स्पेस स्टेशन हमारा 2035 तक वो भी बन जाएगा। फिर नाविक नेविगेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन जो है, ये भी पूरी कोशिश है कि इसको भी और फुल्ली ऑपरेशनल कर दिया जाए। अभी थोड़ा सा इसमें दिक्कत चल रही है, तो रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों, नेक्स्ट जेन मल्टी स्टेज रॉकेट वॉकेट भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन और डीप स्पेस मिशन के लिए काम में आने वाले हैं। फिर गूगल किस शहर में अपना सबसे बड़ा एआई और डेटा हब यूएसए के बाहर बना रहा है? इन विच सिटी इज गूगल्स बिल्डिंग इट्स लार्जेस्ट एआई हब आउटसाइड द यूएस? तो विशाखापट्टनम वाइजैग, जो कि हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर है। यहाँ पर गूगल अपना यूएस के बाहर सबसे बड़ा एआई डेटा हब जो है ये बना रहा है। अडानी ग्रुप और भारती एयरटेल के साथ में मिलकर के 15 बिलियन यूएसडी का यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये 1 गीगावाट का डेटा सेंटर कैंपस होने वाला है, जिसको पावर किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा। ओके, तो विशाखापट्टनम को एआई सिटी बनाने की ओर में अग्रसर है वहां की सरकार। नेक्स्ट है सोवरेन मोबिलिटी क्लाउड, किस देश ने लॉन्च किया है? Which country has launched the sovereign mobility cloud? USA, India, China and United Arab of Emirates. तो यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स जो है, इन्होंने सोवरेन मोबिलिटी क्लाउड जो है इसको लॉन्च किया है। ये दोस्तों क्या है, ये इनेबल किया गया है कोर 42 सोवरेन पब्लिक क्लाउड के द्वारा। इसको पावर किया गया है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के द्वारा। ठीक है, ये एचडी मैपिंग, टेलीमेटिक्स, फ्लीट ऑपरेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, डिजिटल ट्विन सबके ऊपर फोकस कर रहा है। इसको बैक किया जाएगा स्पेस 42 और पायलट डिप्लॉयमेंट एंड कमर्शियल रोल आउट। ओके, क्लियर? चलो, भारत का पहला इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 3201 किसने विकसित किया है? सेमिकॉन इंडिया 2025 नई दिल्ली में हो रही थी। वहां पर भारत का पहला फर्स्ट फुली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप को नाम विक्रम 3201 रखा गया है। इसको इसरो की सेमीकंडक्टर जो लेबोरेटरी है, इसके द्वारा इसे तैयार किया गया है। तो इफेक्टिवली ये ऑप्शन क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, तो ये आपके वहां पर कटेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो ऑप्शन सही होता है, इसरो भी सही है और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। तो ऑप्शन यहाँ पर अगर होता इसरोज सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, तो वो आपका वहां पर करेक्ट आंसर होता। मैं ये जानबूझ करके ऐसा ऑप्शन यहाँ पर बना करके लाया हूं ताकि आपको प्रैक्टिस रहे, आप कंफ्यूज नहीं हो। अगर ऐसा कुछ आता है तो ज्यादा वहां पर टेंशन प्रेशर में नहीं आना है, ये ध्यान में रखना। ओके, चलिए, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एमओयू किसके साथ में साइन किया है? इंटेल, सैमसंग, मर्क और टीएसएमसी। तो मर्क कंपनी है, इसके साथ में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो है यहाँ पर एमओयू साइन किया है। तो यहाँ पर इसी के साथ में दोस्तों ये एमओयू साइन करने के बाद में टाटा अपना फैब्रिकेशन प्लांट लगाएगी।
और ये कहाँ पर लगाएगी? ये लगाएगी धोलेरा गुजरात में। कहाँ पर? धोलेरा गुजरात में। ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर 91,000 करोड़ रुपए लगा करके पूरा का पूरा सेटअप किया जाने वाला है। कहाँ पर? धोलेरा गुजरात। कहाँ पर? धोलेरा गुजरात। 2-3 बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको याद रहे। फिर IADT 01 का संबंध किस मिशन से है? ये दोस्तों अपना गगनयान मिशन जो है इससे संबंधित है। इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर गगनयान मिशन। सतीश धवन स्पेस सेंटर पर यहाँ पर ये टेस्टिंग वेस्टिंग की गई थी। का मेन ये था कि भाई डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए पैराशूट बेस्ड डिक्लेरेशन सिस्टम फॉर गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। ओके। फिर दोस्तों यूरेनस का 29वां चंद्रमा किस टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया? विच टेलीस्कोप डिस्कवर्ड यूरेनस 29th मून? हबल, स्पिट्जर, जेम्स वेब और चंद्रा। तो दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है इसने यूरेनस का 29वां चंद्रमा ढूंढ दिया है। ये देखो ये है यूरेनस के 29वें यूरेनस का यहाँ पर इमेज है। ठीक है दोस्तों, इसको नाम दिया गया है S2025Q1। ये इसको यहाँ पर नाम दिया गया है। ऑलराइट, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। गगनयान मिशन किस प्रकार का मिशन है? ल्यूनार मिशन, मार्स मिशन, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन और सैटेलाइट। तो हमने देख लिया है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है गगनयान। राइट, क्लियर। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन। भारत अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित करेगा? तो दोस्तों भारत अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक कर लेगा और अपना क्रूड मून मिशन जो है खुद का वो 2040 तक कर लेगा। ठीक है। तो रिसेंटली क्या है कि जो हमारे साइंस एंड टेक के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये भी ध्यान में रखना, क्या पता आपको ये पूछ ले। उन्होंने इसके बारे में बताया था कि भैया 2035 तक में तो हमारा खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हम लोग बनाएंगे। और क्रूड मून मिशन ये 2040 तक जो है हम लोग इसे बना लेंगे। फिर स्टार लिंक किस कंपनी की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है? अमेजॉन, गूगल, स्पेस एक्स और माइक्रोसॉफ्ट। तो स्पेस एक्स जो कंपनी है इलॉन मस्क अंकल की कंपनी है। स्पेस एक्स इलॉन मस्क अंकल की कंपनी, इनकी ये स्टारलिंक है। तो अभी पिछले साल ही क्या हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट ने इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक है को यूनिफाइड लाइसेंस दिया था। भैया जाओ सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस भारत में प्रोवाइड करवाओ। तो ये सर्विस क्या है कि हाई स्पीड 50 से 250 एमबीपीएस की स्पीड, लो लेटेंसी इंटरनेट, लो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के द्वारा प्रोवाइड करवाती है, स्पेशली रूरल और रिमोट एरियाज के अंदर। ठीक है दोस्तों। तो स्टारलिंक की जो किट है ना वही 33,000 की आती है। मंथली फीस की 3,000 है। और ये भारत में एयरटेल और जियो इनके साथ में मिलकर के काम करेगा। बस कहानी है इसकी। तो ये वन वेब और जियो एसईएस के साथ में इसका कंपटीशन चलने वाला है। ऑलराइट, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। निसार सैटेलाइट किसके द्वारा जॉइंटली लॉन्च किया गया है? निसार वाज जॉइंटली लॉन्च बाय इसरो, ईएसए, नासा, ईएसए, नासा और इसरो। निसार नाम ही इसी से पता चलता है, नासा और इसरो ने मिलकर के सिंथेटिक एपरेचर रडार निसार को जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये एक 1.5 बिलियन यूएसडी अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है और इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर से जीएसएलवी F-16 के साथ में भेजा गया है। बाकी ये जीएसएलवी क्या है, पीएसएलवी क्या है, इन सब के बारे में जो लिंकिंग ऐप के ऊपर जो हमारा हरियाणा एडीए का कोर्स है, तो मैंने साइंस की क्लासेस में बहुत अच्छे से ये सब चीजें समझा रखी है। सिर्फ 249 के अंदर आपके लिए सारी सुविधा उपलब्ध है। सारी की सारी क्लासेस वासेस अगर अभी तक नहीं देखी है तो सारा एक्सेस आपको दे दिया है। आप उसमें जाकर के फटाफट से क्लासेस वासेस पढ़ सकते हो। मॉक टेस्ट भी आपके लिए लाइव है। तो अब देर मत करो, देखो बहुत कम समय अपने पास में बचा है, 5 तारीख भागती हुई आ रही है। इसलिए अब वो लास्ट टाइम है जिसमें आपको आप में जितना दम है, जितना जोर है ना, उतना सारा लगा दो और इस बार बेड़ा पार करवा करके अपने को मानना है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सुधांशु शुक्ला किस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे? आर्टेमिस 2, गगनयान, एक्सियोम 4 और चंद्रयान 3। तो एक्सियोम 4 मिशन था, इसके तहत सुधांशु शुक्ला जो है ये स्पेस के अंदर गए थे। ऑलराइट दोस्तों, कौन सा मिशन था?
कौन सा मिशन था? एक्सियोम 4 मिशन। ठीक है, इनके साथ में 3 और क्रू मेंबर्स भी गए थे। ये देखो यहाँ पर है सुधांशु शुक्ला, और गए वापस से सेफली रिटर्न भी होकर के आ गए। ये 18 दिन का हिस्टोरिक मिशन था अबोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट जो है, ये वापस से इनको लेकर के आया। एक्सियोम 4 मिशन इनको फाल्कन 9 रॉकेट में ड्रैगन कैप्सूल के साथ में भेजा गया था फ्लोरिडा से आईएसएस। और यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है, ये बन गए हैं अब फर्स्ट इंडियन बी एट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और सेकंड इंडियन टू बी इन स्पेस। ठीक है, तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे राकेश शर्मा, जिन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, 1984 मैडम इंदिरा गांधी जी के दोस्तों। उन्होंने वहां पर 7 इंडिया स्पेसिफिक माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट वगैरह भी शुभांशु शुक्ला ने वहां पर किए थे। द मिशन कॉल्ड आकाश गंगा वाज जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन एक्सियोम स्पेस, नासा एंड भारत का भी यहाँ पर इसमें योगदान है। याद रखिएगा, पक्का क्वेश्चन यहाँ से वाला है। फिर दोस्तों, भारत का पहला 3 nm चिप डिजाइन सेंटर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला 3 nm चिप सेंटर जो है, ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, नोएडा, बेंगलुरु और दिल्ली और जयपुर। तो नोएडा और बेंगलुरु के अंदर भारत का पहला 3 nm चिप डिजाइन सेंटर जो है, ये इनॉग्रेट किया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, इस चीज का नहीं है। ये दोस्तों भारत का पहला डिजाइन सेंटर है जो कि काम कर रहा है वर्किंग ऑन 3 nm चिप डिजाइन, इंडियाज फर्स्ट डिजाइन सेंटर। ओके, चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं। जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना है? तो भारत दोस्तों जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज लॉन्च करने वाला पहला देश बन चुका है। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप एंड रिलीज जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन एग्रीकल्चरल इनोवेशन। हमारे वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? ये है मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। ध्यान में रखना दोस्तों, यहाँ पर ये जो दो नई वेराइटीज हैं, इनको आईसीएआर इंस्टीट्यूट दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया है। ये दो वेराइटीज हैं, इनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। TRR धान 100 कमाला, ये सांबा मैसूरी से जो है ये लाया गया है, डिराइव किया गया है। ये 15-20 दिन पहले जो है वो मैच्योर हो जाती है, और कन्वेंशनल वेराइटी से 25% ज्यादा इसमें यील्ड आती है। दूसरा एक और है पूसा DST राइस 1। ठीक है, ये दोस्तों सेलेनिटी और एल्कलिनिटी टॉलरेंट है, नमक के पानी वानी में भी ये चल सकती है। 30% ये ज्यादा हाई यील्ड देती है सलाइन कंडीशन को। आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, यहाँ पर उगाने के लिए ये दोनों वेराइटीज को डेवलप किया गया है। और भारत ऐसा करने वाला पहला, नहीं तो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम लोग सोच लेते हैं भारत में क्या ही हुआ होगा, भारत में हुआ है। और साथ ही साथ में दोस्तों, इंडिया हैज बिकम, पहले नंबर पर भारत आ चुका है राइस प्रोडक्शन। पहले चाइना था, हम लोग सेकंड नंबर पर थे, अब हम पहले नंबर पर हैं। ये अपने को ये फैक्ट भी ध्यान में होना चाहिए। ओके, चलो, भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? तो भारत का पहला सैटेलाइट जो था, ये था आर्यभट्ट। 50 साल इसके 2050-25 में पूरे हुए हैं, और अभी इसके 51 साल पूरे हो गए हैं आर्यभट्ट को। ध्यान में रखिएगा इसको दोस्तों, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को इसको लॉन्च किया गया था। इट वाज नेम्ड आफ्टर एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा। ओके,
इसको ना यूएसएसआर की असिस्टेंस से हम लोगों ने इसको बनाया था। फिर भारत का पहला इंडिजीनियस एमआरआई मशीन किसने विकसित किया है? ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर। भारत का पहला इंडिजीनियस एमआरआई मशीन, डीआरडीओ, इसरो, समीर और एम्स। दोस्तों भारत ने अपना पहला इंडिजीनियस मैग्नेटिक रेजोनेंस एमआरआई मशीन है ये बना लिया है और ये एम्स दिल्ली के अंदर इसको रखा गया है। ये दोस्तों डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद समीर। इसके साथ में समीर के साथ में कोलैबोरेशन करके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसको बनाया। समीर बेसिकली क्या है? सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले क्या है कि भाई एमआरआई की मशीन विदेश से लानी पड़ती थी और फिर वो महँगी बहुत हो जाती है, तो हमने यहाँ पर बना ली तो उसको कॉस्टिंग निकल जाएगी। ऑलराइट, चलिए स्पेसएक्स मिशन किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है? स्पेसएक्स मिशन डीआरडीओ, नासा, इसरो, ईएसए। स्पेसएक्स मिशन इससे संबंधित है। तो दोस्तों स्पेसएक्स मिशन जो है ये अपना इसरो का ही एक बहुत ही बड़ा जो है एक्सपेरिमेंट है। दोस्तों इसमें क्या है कि 2 सैटेलाइट है SDX-01 और SDX-02 चीज़र और टारगेट। ये ऊपर जाकर के पहले डॉकिंग करेंगे, ठीक है? और फिर वापस से अनडॉकिंग करेंगे। ये टेक्निकल एक्सीलेंस अभी तक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएस, रशिया और चाइना के पास में है। ये दोस्तों हमारे क्रूशियल स्टॉप है लॉन्ग टर्म स्पेस ऑपरेशंस के लिए। के लिए यहाँ पर स्पीड एक्स बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। ध्यान रखिएगा क्या होगा? 2 अलग-अलग टुकड़ों में सैटेलाइट जाकर के ऊपर जुड़ेंगे फिर वापस से अलग हो जाएँगे। ये स्पीड एक्स मिशन है तो जब आगे जाकर के हम बड़े-बड़े भारी सैटेलाइट्स भेजेंगे तो एक साथ में इतना हेवी जा नहीं सकते, तो टुकड़ों-टुकड़ों में ये चले जाएँगे। ये बात यहाँ पर गई है। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर देखो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए साल 2025-26 में पिछले 1 साल में आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट रहेंगे करंट अफेयर, वो सारे के सारे आपके इस एक ही सेशन के अंदर मैंने यहाँ पर 1 घंटे की इस क्लास के अंदर कवर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यहाँ पर और भी कुछ नई-नई चीज़ें सीखने को ज़रूर से मिलेगी इस सेशन के अंदर। अगर आप यहाँ तक अभी तक इस क्लास को देख रहे हो मतलब आप आपके करियर को लेकर के सीरियस, तो अगर करियर को लेकर के सीरियस हो तो लिंकिंग ऐप के ऊपर आपके लिए अलग-अलग व्यवस्थाएँ, अलग-अलग जो कोर्सेज़ हैं, जुडिशरी रेगुलर गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल है, आपके लिए एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल है। ये सभी जो है आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ में आपके लिए लिंकिंग पब्लिकेशन के ऊपर भी अलग-अलग जो है बहुत सारी जैसे पेपराथॉन हो गया और बेरेक्स हो गए, ये सब आपके लिए अवेलेबल हैं। तो हरियाणा एडीए एग्जाम के बाद में अपने को रुकना नहीं है। अपन जब तक वो डायस पर नहीं बैठ जाते, जब तक अपने हाथ में वो नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ जाता है, तब तक अपने को लगा रहना है। और आपको पता है जुडिशरी सेक्शन के अंदर, जुडिशरी के फील्ड के अंदर लिंकिंग लॉज किस लेवल के ऊपर है और उसी लेवल के ऊपर आपको भी तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेकर के ही मानना है। चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन हम यहीं पर ही कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही एक और हरियाणा एडीए के सेशन के अंदर और उसके बाद में और भी कई सारे सेशन। तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, लिंक योर लाइफ विद द लॉ ओनली ऑन लिंकिंग लॉस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। वंस अगेन, थैंक यू।